हमारे साथ लंबे समय तक राजनीतिक संगठन और गतिविधियों में हमारे साथ मिलजुल कर काम किया है। ऐसे नेता आप अनडिवाइडेड में जब मध्य प्रदेश जब आप कहेंगे माननीय सिंहदेव जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। सरगुजा हाउस से मध्य प्रदेश के नेताओं के बड़े प्रीतिकर और बड़े आत्मीय संबंध रहे हैं। माता श्री महारानी सरगुजा मध्य प्रदेश की मंत्री थी, उनके साथ मुझे विधानसभा में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सिंहदेव साहब जो मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव रहे हैं, उनके साथ काम करने का अवसर मिला है। आप स्वयं समझ सकते हैं कि सरगुजा हाउस को और सिंहदेव साहब को हम ये मानते ही नहीं है कि ये छत्तीसगढ़ के, वो हमारे बीच में उपस्थित है। हमें बहुत खुशी है। उनसे निवेदन करूंगा, ये 12 राज्यों में ये पत्रकार वार्ताएं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आयोजित की है और इसको बहुत गंभीरता से लिया है। 12 राज्यों के प्रमुख नेताओं को अलग अलग विषयों पर दायित्व दिया गया है कि इस बारे में वो लोगों को एनलाइटेंड करें। मैं सिंहदेव साहब से निवेदन करूंगा कि आज के विषय को आपके सामने रखें। धन्यवाद मुकेश भाई। उपस्थित सभी पत्रकार साथी, सभी कैमरा पर्सन्स, कांग्रेस के साथी, उमंग भाई, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ पदाधिकारी और सभी साथियों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा जी के निर्देशन पर आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जैसा मुकेश जी ने बताया, देश में 12 जगह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। दिल्ली में भी अभी 1 बजे ही प्रारंभ हुई होगी और मुद्दा जीएसटी का है। आज देश में जो स्थिति हम देख रहे हैं, उसमें वन नेशन वन टैक्स के नाम पे जो व्यवस्था लागू की गई है, वो अमीरों के द्वारा और अमीरों के लिए, ऑफ द रिच, बाय द रिच, फॉर द रिच। वास्तविक रूप में ये व्यवस्था हम इस स्वरूप में देख पा रहे हैं। आप देखेंगे कि देश में पहले डायरेक्ट टैक्स से जब राजस्व केंद्र सरकार को आता था, तो मुख्य भाग सरकारों के राजस्व का इनकम टैक्स हुआ करता था। एक्साइज ड्यूटी थी, सेल्स टैक्स था, जिसे बाद में वैट के रूप में हमने देखा, उससे भी वसूली हुआ करती थी। लेकिन कुछ आंकड़ों के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि वर्तमान स्थिति क्या हो गई। ये ऑफ द रिच, बाय द रिच, फॉर द रिच क्यों कहा जा रहा है? मुझे भी आश्चर्य हुआ ये आंकड़ों को पुनः देखते हुए कि आज देश की 10% उच्चतम आय की आबादी जीएसटी के माध्यम से, आप एक अनुमान गेस करिए कितने प्रतिशत राजस्व का योगदान दे रही है? 3%। देश के सबसे अमीर 10% आबादी के नागरिक जीएसटी के माध्यम से देश में विकास के और अन्य कार्यों को अंजाम देने के लिए मात्र 3% की हिस्सेदारी अदा कर रहे हैं, जबकि देश की निचली
50% आबादी 64% जीएसटी में अपना योगदान दे रही है। ये ऑफ द रिच बाय द रिच फॉर द रिच क्यों कहा जा रहा है कि जो टैक्स स्ट्रक्चर बना है, और बार बार बात आती है कि अमीरी और गरीबी में अंतर बढ़ता जा रहा है, ये क्यों हो रहा है? जो ज्यादा अमीर हैं उनके ऊपर कर का भार तुलनात्मक कम दिख रहा है, और जो तुलनात्मक कम आय के स्रोत अर्जित कर पाते हैं उनके ऊपर आय के स्रोतों की अदायगी का भार कहीं ज्यादा बढ़ रहा है। अर्थात उनके पास अपने परिवार को चलाने के लिए कम पैसे बच रहे हैं, और जो ऊपर का वर्ग है उनके पास पैसे ज्यादा बच रहे हैं। 3% टैक्स 64%, 10%, 50%, 5 गुना भी कर दीजिएगा तो 15% और 64%, ये योगदान है। और यही कारण है कि जो जितने अमीर हैं उनके पास ज्यादा पैसे बच जा रहे हैं अपने आप को और अच्छे तरीके से जीने के लिए। 2 गाड़ियां हैं तो 4 गाड़ियां खरीद सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। और जो तुलनात्मक कम आय के परिवार हैं, निचला 50% हमारी आबादी, उनके पास घर चलाने के लिए पैसे नहीं रह जाते। जितना टैक्स लगेगा आप सब समझ सकते हैं, ये सारी राशि जो सामान भी वो खरीद रहे हैं उसकी अदायगी में लग जाती है, और उनके पास अन्य कार्यों के लिए, परिवार चलाने के लिए कम राशि रह जाती है। और इसमें सिर्फ गरीब नहीं है, इसमें बड़ी संख्या में मध्यम वर्ग भी सम्मिलित है। तो ये वर्तमान देश की स्थिति है। जिस तरह से जीएसटी के कानून को लागू किया, हम आपने सबने देखा कि जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट जैसे जब देश आजाद हुआ था बुलाया गया था, उसी तर्ज पे एक सेशन बुलाया गया। मान लीजिए कि ना जाने कौन सा क्रांतिकारी व्यवस्था को देश में पुनः प्रारंभ करने वाली है उस समय की सरकार, और रात के 12 बजे लाए हुए कानून में आज इतने सालों के अंतराल में 1000 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। 1000 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। जो व्यवसाय करने वाला वर्ग है, कहने के लिए ऑनलाइन सुविधाएं हैं। मैं अपना जीएसटी का रिटर्न स्वयं ऑनलाइन भरता हूं क्या? बिना सीए के मैं भर सकता हूं क्या? मैं नहीं भर सकता। तो सामान्य नागरिक जिसको जीएसटी देना होता है, आज वो मजबूर है कि एक सीए के पास जाए, उनको फीस दे और तब अपना रिटर्न भरे, चाहे वो निल हो। और जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपको अपनी दुकानों में रखना पड़ रहा है, इतने प्रकार की सामग्रियां एक दुकान में आती हैं जिसके क्रय और विक्रय का आपको हिसाब रखना है, और उस हिसाब से कर अदायगी के लिए रिटर्न अपना भरना है। तो आपने सारे, छोटे बड़ों को तो खास फर्क नहीं पड़ता, छोटे स्तर के काम करने वालों के ऊपर एक और बोझ आपने आर्थिक डाल दिया जो निरंतर चला आ रहा है। ये जीएसटी का एक स्वरूप है। एक और स्वरूप जो शायद दुनिया में शायद किसी देश में ना हो, आज भारत में 9 जीएसटी के स्लैब विद्यमान है। 0 से अगर आप चालू करें और 28% प्लस सेस तक आप ले जाएं तो 9 टैक्स स्लैब जीएसटी के विद्यमान है। जब जीएसटी की चर्चा हो रही थी, और कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ कभी नहीं रही, लेकिन लागू करने का एक व्यवहारिक तरीका होना चाहिए, जिसे परिकल्पना की गई थी नेट न्यूट्रल रेवेन्यू रेट की, कि एक जो आपको टैक्स मिल रहा है, सरकारों को राजस्व जो प्राप्त हो रहा है, जिससे आम जनों के लिए हमको काम करना है, तो कितना राजस्व प्राप्त हो रहा है एक्साइज और वैट सेल्स टैक्स के माध्यम से, और नई हम व्यवस्था लाएंगे तो क्या टैक्स होगा जो आमदनी सरकार के राजस्व को बरकरार रखेगा, और वो लगभग 14 या 15% आंका गया था। उसके साथ ये व्यवस्था की गई थी कि जिन राज्यों का, मुझे लगता है मध्य प्रदेश भी उनमें होगा, छत्तीसगढ़ है ही, जो उपभोग करने वाले राज्य नहीं है, जीएसटी उपभोग पर कर है, मैन्युफैक्चर पर नहीं है, उपभोग पर कर है, और जो राज्य बनाते ज्यादा है, जहां मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा है और तुलनात्मक उपभोग करने वाले कम है, उन राज्यों को जीएसटी के स्ट्रक्चर से लगातार नुकसान होता रहा। और इसमें एक
व्यवस्था बनाई गई थी 14% प्रोटेक्टेड रेवेन्यू इंक्रीज, यानी प्रति वर्ष देश के हर राज्य की जो इन स्रोतों से अर्थात एक्साइज और वैट के माध्यम से आमदनी प्राप्त राजस्व प्राप्त करते थे, उनका हर वर्ष कम से कम 14% बढ़ोतरी आंकी गई। और यदि नहीं प्राप्त होगी तो जीएसटी काउंसिल में जो एक सेस पूल बनाया गया था, जो सेस लग रहा है कुछ उपभोग के वस्तुओं पे, उस सेस पूल से उन राज्यों को दिया जाएगा। आज वो भी समाप्त, वो भी बंद कर दिया गया है। अनेकों राज्यों ने मांगा जो कि कंज्यूमर ओरिएंटेड राज्य नहीं है, जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार, बड़ी आबादी है, उपभोग करते हैं बड़ी मात्रा में, उत्पादन तुलनात्मक बहुत कम करते हैं, उनके पास राजस्व के वैट इत्यादि के आमदनी के स्रोत तुलनात्मक कम थे। मध्य प्रदेश उदाहरण के लिए और छत्तीसगढ़ में तुलनात्मक कहीं ज्यादा थे। तो ये राज्यों को नुकसान होता रहा जिसकी कहीं कोई भरपाई आज अब नहीं हो पा रही। तो इन व्यवस्थाओं के बीच में हमने एक और नई बात सुनी, जहां पहल होनी चाहिए रैशनलाइज्ड और इंटीग्रेटेड टैक्स स्लैब 9 की जगह अधिकतम 2 या 3, अधिकतम दुनिया में कहीं देशों में ऐसे टैक्स स्लैब नहीं है। तो वो ना करके अब हम क्या देख रहे हैं कि एक वस्तु के ऊपर 3-3 कर के दर। पॉपकॉर्न हाल ही में सबके ध्यान में आया, पॉपकॉर्न, उसके बाद पहले तो शायद बात भी नहीं होती थी, कभी सिनेमा हॉल गए या कहीं गए तो हमने ले लिया। अब 5%, 12%, 18% एक वस्तु के ऊपर हमारे नागरिक कर देने के लिए मजबूर हैं। तो ऐसी व्यवस्थाओं के बीच में हम लोग आपके बीच में उपस्थित हुए हैं, ये बताने के लिए कि केंद्र की सरकार और सरकारें बिना लूप होल्स के टैक्स कलेक्शन में विफल हैं। कर की जो चोरियां हो रही हैं और जो चोरियां होती हैं उनको रोकने के बजाय आम उपभोक्ता के ऊपर कर बढ़ा के और राजस्व वसूली के रास्ते को अपना रही हैं। राजस्व चाहिए, हर राज्य को चाहिए, केंद्र सरकार को भी चाहिए, तभी तो देश में तरक्की जिसे हम कहते हैं, विकास के पैमानों को हम पाएंगे। चाहे वो सड़क की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे स्कूल की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो। और स्वास्थ्य की बात आई तो स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र में इंश्योरेंस पे वर्तमान में 18% की जीएसटी है। आप इंश्योरेंस अगर लेते होंगे, आयुष्मान से भी सुविधा लेते होंगे, अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है किसी कंपनी का, तो आप मजबूर हैं अपने स्वास्थ्य की रक्षा को सुनिश्चित करने के लिए और अपने परिवार की देखभाल के लिए 18% और आप सरकारों को दीजिए। जबकि यूनिवर्सल हेल्थ केयर में समस्त राशि हर नागरिक के स्वास्थ्य की देखभाल की सरकारों की जवाबदारी होनी चाहिए। ये यूनाइटेड नेशंस का सम्मिलित निर्णय 2030 जिसका वर्तमान लक्ष्य है। तो हम कहां पर हैं आज देश में जीएसटी रेजिम में, उसके बारे में कुछ जानकारियां मैंने आपके समक्ष रखी। और ये भी सुझाव आया है पार्टी की तरफ से कि आजकल केंद्र सरकार उदारता से कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बिंदुओं को अपना रही है। बच्चों की ट्रेनिंग की बात हुई तो फटाफट अपना लिया। तो हमारा ये भी सुझाव है केंद्र सरकार को कि कृपया जीएसटी का जो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में प्रावधान रखा गया था उसको आप अपनाएं और वर्तमान जो व्यवस्था जीएसटी रेजिम की है, जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, जिसमें बहुत ज्यादा अव्यवस्थाएं, जिसमें बहुत ज्यादा परेशानियां करदाताओं को, उससे उनको निजात मिले और नागरिकों को एक संतुलित कर दर देना पड़े, जिसमें विशेष करके वो आबादी 50% या 60% की आबादी जो मध्यम वर्ग और जिन्हें हम तुलनात्मक गरीब वर्ग का कहते हैं, वो राहत महसूस कर सके, बेहतर जीवन जी सके। एक बात और आई जो छूट गई थी कि इस दरमियान हमने और आपने देखा कि ये रेजिम ऑफ द रिच बाय द रिच फॉर द रिच क्यों है, कि आपने जीएसटी के दायरे में
राहत नहीं दी, रेट बढ़ते ही हमको दिखे। पॉपकॉर्न एक हालिया उदाहरण है, लेकिन आपने राहत किसको दी? कॉर्पोरेट टैक्स में 2 लाख करोड़ से ज्यादा की राहत 2019 में केंद्र की सरकार ने उद्योगपतियों को उपलब्ध कराई, जो आज भी विद्यमान है। टैक्स स्लैब कॉर्पोरेट टैक्स का कम करने के कारण आज भी प्रत्येक वर्ष कम से कम केवल दर के अंतर में 2 लाख, अब तो उत्पादन बढ़ा तो 2 लाख करोड़ से ज्यादा भी हो जाएगी वो राशि, उतना का लाभ उधर मिल रहा है। यहाँ 60% से देश की आबादी अपने जेब से पैसा दे रही। तो ये कुछ बिंदु आपके समक्ष रखे, कोई बातें हो या सर आपने सब 10% 3% कर रहे हैं और 50% ये आंकड़े कहाँ के हैं क्या? ये मैंने कमतर आंकड़े दिए, क्योंकि ऑक्सफैम ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें ऑक्सफैम ने कहा कि 90%, मैं तो 64% कह रहा हूं। और ये पार्लियामेंट में केंद्रीय मंत्री जी से जो सवाल किया गया था उसमें जो उन्होंने जवाब दिया, हम तो दबा के उनके जवाब को प्रस्तुत करने, वरना ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट थी, ऑक्सफैम की रिपोर्ट अगर आप देखेंगे, आप चाहेंगे तो मैं आपको ये उपलब्ध करा दूंगा। केंद्रीय मंत्री जी ने ये लोकसभा में अनस्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4213 मार्च 27, ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट पर आधारित सवाल था जिसका जवाब उन्होंने दिया, जो 64%। बोलना है विधानसभा या विधानसभा चुनाव से पहले जो तमाम अलग अलग राज्यों की जो सरकारें हैं वो एक रेवड़ी कल्चर बांट रही हैं, वो तमाम ऐसी योजनाएं ला रही है जिससे सरकार के खजाने पर प्रभाव पड़ रहा है। अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव हो रहा है, उसमें भी आप देख रहे हैं कि तमाम ऐसी योजनाओं को लेकर घोषणा की जा रही है। तो आपको लगता नहीं है कि ये जो रेवड़ी कल्चर है ये सरकार के खजाने पर एक बड़ा बोझ बनता है? सब बात कर रेवड़ी कल्चर हम किसको मानेंगे? 2 लाख करोड़ कॉर्पोरेट टैक्स कम करना, इसको हम रेवड़ी कल्चर मानेंगे? या जो परिवार जिनसे अभी चर्चा हुई कि इतना आप राजस्व और वसूल ले रहे हैं, उनको राहत पहुंचाने के लिए कुछ योजनाएं आप मानेंगे? आपने अगर टीवी दिया, आपने कुछ और दिया, ये मेरे हिसाब से रेवड़ी कल्चर है। आपने एक आय वर्ग के नीचे के परिवार को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया, मेरे लिए वो रेवड़ी नहीं है। सर जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है